तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। आज का टॉपिक मानक मुक्त ऊर्जा परिवर्तन। कल हमने पढ़ा था मुक्त ऊर्जा परिवर्तन के द्वारा किसी रासायनिक अभिक्रिया को प्रिडिक्ट कैसे करते हैं कि होगी या नहीं। आज पढ़ते हैं आगे मानक मुक्त ऊर्जा परिवर्तन। मानक शब्द जहाँ पर लग जाएगा उसका मतलब होगा अब यदि मानक अवस्थाएं ली जाए, कोई भी प्रक्रम जब किसी मानक अवस्थाओं में लिया जाता है। मानक अवस्थाएं क्या होती हैं? मानक अवस्थाएं हैं 298 केल्विन और 1 वायुमंडलीय दाब। अगर 298 केल्विन ताप तथा 1 वायुमंडलीय दाब में कोई भी प्रक्रम लिया जाता है तो इस प्रक्रम को मानक अवस्था में कहते हैं कि प्रक्रम मानक अवस्था में। और यहाँ पे जो भी मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन होगा उसको हम कहेंगे मानक मुक्त ऊर्जा परिवर्तन। यदि कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो उसमें अभिकारक जो हैं उत्पादों में बदल रहे होते हैं। जैसे सपोज कोई अभिकारक हैं ए जो उत्पाद बी में कन्वर्ट हो रहे हैं तो इनकी कुल मुक्त ऊर्जा, चाहे एक उत्पाद है, 2 उत्पाद, 3 उत्पाद, कितने भी हैं, और इनकी मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन, इन दोनों का टोटल अलग अलग करेंगे, इसका योग अलग करेंगे, इसका योग अलग करेंगे और इनके मुक्त ऊर्जा परिवर्तन का योग में से इसके मुक्त ऊर्जाओं का योग घटा देंगे। इसकी मुक्त ऊर्जाओं के योग में से इसकी मुक्त ऊर्जाओं के योग को घटा देंगे अगर ये ज़्यादा होंगे तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको कहेंगे मानक मुक्त ऊर्जा परिवर्तन। देखो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है डेल्टा जी जीरो इजकल टू उत्पादों के संभावन की मानक मुक्त ऊर्जाओं का योग, डेल्टा जी जीरो इजकल टू उत्पादों के संभावन की मानक मुक्त ऊर्जाओं का योग की बात की जा रही है। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप, यहाँ पे समेशन का चिन्ह उसके लिए लगा हुआ है। समेशन ये योग के लिए है। किसका योग है? डेल्टा एफ जी जीरो क्या है? मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन मानक रूप से, इसके ऊपर जीरो या नॉट लगा रखा है और इधर लिखा है उत्पाद। तो ये उत्पाद की जितनी भी मुक्त ऊर्जाएं हैं उनकी मानक रूप में उनको लिया जाएगा और उनका योग किया जाएगा माइनस, इसको घटाएंगे अभिकारकों के संभवन की मानक ऊर्जाएं। संभवन का मतलब फॉर्मेशन, इसलिए एफ लिखा है। एफ फॉर फॉर्मेशन यानी कि बनना। तो अभिकारकों के संभवन की मानक मुक्त ऊर्जाओं का योग। तो ये है अभिकारकों की और ये है उत्पाद की। तो उत्पाद में से अभिकारकों का घटाया जाता है जब भी आप कोई भी अंतर निकालते हैं। तो इस प्रकार से ये संभवन ऊष्माएं अगर निकालने जाएं तो मानक संभवन ऊष्मा इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। तो मानक टर्म आपकी समझ में आ गया होगा कि मानक टर्म कहाँ पे लगता है। हमेशा जहाँ पे भी आप देखें मानक टर्म वहाँ पे लगेगा जहाँ पे कि 298 केल्विन तथा 1 वायुमंडलीय दाब पर कोई भी प्रक्रम जब लिया जाता है तो उसको मानक अवस्था कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों इसी क्रम में। एक सेकेंड, इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मानक मुक्त ऊर्जा परिवर्तन तथा साम्य स्थिरांक। साम्य स्थिरांक क्या होता है? साम्य स्थिरांक का मतलब ये है, ये के से इसको प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल के से। जब भी कोई रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है, तो वहाँ पे अग्र अभिक्रिया की दर और पश्च अभिक्रिया की दर के वेग नियतांकों का जो औसत होता है उसको हम साम्य स्थिरांक कहते हैं। इसको हम अगले चैप्टर में क्लियर रूप से पढ़ेंगे। तो यहाँ पे डेल्टा जी जीरो या जी नॉट जिसको कहेंगे, ये मानक मुक्त ऊर्जा परिवर्तन है। ये जो है के साथ इस प्रकार से संबंधित है, माइनस आर टी लॉग टू द बेस ई के। आर आप जानते हैं गैस कांस्टेंट है, टी आप जानते हैं टेम्परेचर इन केल्विन है, लॉग टू द बेस ई के। और जब लॉग टू द बेस ई को लॉग टू द बेस 10 में कन्वर्ट करते हैं तो 2.303 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से डेल्टा जी नॉट यानी कि मुक्त ऊर्जा परिवर्तन, मानक मुक्त ऊर्जा परिवर्तन का साम्य स्थिरांक के साथ इस प्रकार से ये संबंध होता है। इसी क्रम में अब गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन तथा कार्य। कौन सा कार्य? देखिए, गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन तथा कार्य, जो भी कार्य हम
किसी तंत्र के द्वारा चाहते हैं कि हमें कार्य उपयोगी कार्य मिले, उसके साथ गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन का क्या संबंध है। देखिए यहाँ पे मैं परिभाषा पढ़ लेता हूँ। परिभाषा क्या लिखी गई है, किसी प्रक्रम से प्राप्त अधिकतम संभव कार्य, जरा समझने का प्रयास करें। अधिकतम संभव कार्य यानी कि दाब आयतन कार्य के अतिरिक्त वाला कार्य। दाब आयतन कार्य हम जानते हैं W = -P∆V होता है। ये दाब है और ये आयतन है। आयतन में प्रसार के द्वारा, एक्सपेंशन के द्वारा जो कार्य होता है उसको हम दाब आयतन कार्य कहते हैं, P∆V। तो इसके अतिरिक्त इसको अगर निकाल दिया जाए तो इसके अतिरिक्त जो भी कार्य होगा उस कार्य को हम उपयोगी कार्य या शुद्ध कार्य या अधिकतम कार्य कहते हैं। उसको अधिकतम कार्य या शुद्ध कार्य कहते हैं। इसके बाद आगे देखते हैं इसको किस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, किस प्रकार से इसका हम डेरिवेशन कर सकते हैं, ये आप समझ सकते हैं। देखिए, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या कहता है, डेल्टा U = Q + W। ये है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। यहाँ पे जो W है, ये जो कार्य है, ये आप जानते हैं कि ऊष्मा है, डेल्टा U आंतरिक ऊर्जा है और W जो है वो कार्य है। ये जो है ये कार्य टोटल कार्य, कुल कार्य है। ये दो प्रकार के कार्यों से मिलकर बना है, एक P∆V यानी कि एक्सपेंशन दाब आयतन कार्य, और उसके साथ नॉन एक्सपेंशन दाब आयतन कार्य के अतिरिक्त कार्य। दोनों कार्यों का योग है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये दाब आयतन कार्य तथा अप्रसार कार्य यानी कि दाब आयतन रहित कार्य, नॉन एक्सपेंशन एंड एक्सपेंशन, दो प्रकार के कार्यों से ये जुड़ करके बना हुआ है। तो W के बदले हम क्या लिख सकते हैं, W एक्सपेंशन प्लस W नॉन एक्सपेंशन, दोनों चीज़ें यहाँ पे हम लिख सकते हैं। तो इसके बदले हमने ये लिख दिया है, बाकी का एक फॉर्मूला वही सेम है। अब हम, क्योंकि W एक्सपेंशन मैंने अभी अभी बताया आपको, W एक्सपेंशन यानी कि प्रसार में जो कार्य होता है, आयतन में प्रसार हो रहा है ∆V का, इसमें जो कार्य होता है W एक्सपेंशन, उसको कह सकते हैं = -P∆V होता है। तो यहाँ पे हम W एक्सपेंशन के बदले -P∆V लिख देंगे, बाकी का इक्वेशन वैसी है। उसके अलावा अब हम क्या करेंगे कि इनको ज़रा ट्रांसफॉर्म कर देंगे, इधर से इधर ले आएंगे, डेल्टा U को उधर ले जाएंगे, Q को उधर ले जाएंगे। कुल मिलाकर के आपको इसको इस प्रकार से भी हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं, जहाँ पे डेल्टा U और P∆V को हम एक साथ लिख पाएँ, क्योंकि डेल्टा U + P∆V किसके बराबर होता है, डेल्टा U + P∆V यहाँ पर किसके बराबर होता है, डेल्टा H के बराबर। आप पहले जानते हैं डेल्टा U + P∆V = डेल्टा H होता है। तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे डेल्टा U + P∆V के बदले डेल्टा H रख देंगे, बाकी का इक्वेशन सेम वही रहेगा। Q = डेल्टा H - W नॉन एक्सपेंशन यानी कि दाब आयतन रहित कार्य है ये वाला, ठीक है। अच्छा, इसके बाद स्थिर ताप पर संपन्न होने वाले उत्क्रमणीय परिवर्तन के लिए हम ये भी लिख सकते हैं। एंट्रोपी का क्या फॉर्मूला होता है, डेल्टा H = Q रिवर्सिबल/T। ये एंट्रोपी का फॉर्मूला है, ये हम पहले से जानते हैं। या इसी को हम ऐसा लिख सकते हैं, T को आप इधर ले जाइए तो क्या हो जाएगा, T∆S हो जाएगा। तो Q रिवर्सिबल = T∆S भी इसको लिख सकते हैं। अब समीकरण 3 और 4 से, यानी कि इससे, इस वाले समीकरण से और इस वाले समीकरण से, इन दोनों समीकरणों को जब हम आपस में जोड़ते हैं तो Q के बदले हम क्या लिख सकते हैं, T∆S लिख सकते हैं यहाँ पे। तो यही समीकरण हमारा हो जाएगा, T∆S = डेल्टा H - W नॉन एक्सपेंशन। यही वाला फॉर्मूला ऐसे हम लिख सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसको हम फिर क्या कर लेंगे, डेल्टा H को इधर ले आएंगे और इधर रह जाएगा नॉन एक्सपेंशन, या ये कह लीजिए कि इनकी हमने क्या कर लिया, इधर उधर परिवर्तन कर दिया है। तो इस प्रकार से इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा H - T∆S आपको मिल गया है। इसको हम लिखते हैं डेल्टा G, हम पहले से जानते हैं, इससे पहले हम पढ़ चुके हैं। डेल्टा G = डेल्टा H - T∆HS होता है, और ये बराबर हो गया W नॉन एक्सपेंशन, ठीक है। ये देखिए डेल्टा G बराबर ये होता है, इसलिए हमने यहाँ पे डेल्टा G रख दिया है। अब ये नॉन एक्सपेंशन कार्य जो है, ये अधिकतम कार्य है या उपयोगी कार्य, जो हमने अभी ऊपर पढ़ा था। तो इस नॉन एक्सपेंशन को हम मैक्सिमम वर्क लिख सकते हैं, तो हमने इसी को डेल्टा G = W मैक्स लिख दिया है। या हम अगर इनमें चिन्ह परिवर्तन कर दें, इधर एक तरफ माइनस लगा दें, इधर माइनस लगा दें, तो इधर भी माइनस लगाना पड़ेगा।
अब ये माइनस लगाने का क्या मतलब है, डब्लू में जब वर्क में माइनस लगा देते हैं हम, डब्लू माइनस होता है, इसका मतलब होता है कि सिस्टम के द्वारा कार्य किया जा रहा है और हमें यही चाहिए कि सिस्टम यानी कि प्रक्रम हमें कार्य करके दे। इसको हम माइनस चिन्ह में के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो माइनस चिन्ह का मतलब यहाँ पे यही है कि कार्य सिस्टम जो है परिवेश पर कर रहा है और यही मैक्सिमम वर्क होगा। तो ये माइनस इसीलिए लगाना पड़ा है। और इधर के माइनस का मतलब क्या है, डेल्टा जी माइनस होने का मतलब क्या है कि डेल्टा जी में कमी होगी तभी हमें सिस्टम के द्वारा कार्य मिलेगा। और जितनी ज़्यादा डेल्टा जी में कमी आएगी यानी कि गिब्स मुक्त ऊर्जा में जितनी कमी आएगी उतना ही ज़्यादा हमें कार्य सिस्टम के द्वारा मिलेगा। देखिए, स्थिर ताप दाब पर संपन्न होने वाले एक प्रक्रम में निहित मुक्त ऊर्जा में कमी उस प्रक्रम में तंत्र द्वारा किए गए अधिकतम उपयोगी कार्य की एक माप है। तो यहाँ पे जितनी कमी मुक्त ऊर्जा में आएगी उतने अधिक आपको तंत्र के द्वारा कार्य मिलेगा। यहाँ पे यही चीज़ यहाँ पे लिख दी गई है। तो इतनी बात आपकी समझ में यहाँ से आ गई होगी। तो इसे आप ढंग से समझ लें कि किस प्रकार से आपको अधिकतम कार्य यहाँ से मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मुक्त ऊर्जा परिवर्तन तथा विद्युतीय कार्य में कि मुक्त ऊर्जा परिवर्तन डेल्टा जी और विद्युतीय कार्य यानी कि इलेक्ट्रिकल वर्क में क्या संबंध है। मान लीजिए कोई गैल्वेनिक सेल है, गैल्वेनिक सेल के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, जिसको हम वैद्युत रासायनिक सेल भी कहते हैं। तो मान लीजिए कि कोई वैद्युत रासायनिक सेल या गैल्वेनिक सेल है जिसमें तंत्र विद्युतीय कार्य संपन्न करता है। आप तो सेल अभिक्रिया में निहित संपूर्ण आवेश क्या होगा, उस सेल की जो अभिक्रिया हो रही है ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया, उसमें कुल आवेश क्या होगा, N × F कूलम के बराबर होगा वो आवेश। F क्या है यहाँ पे, F है फैराडे स्थिरांक जिसका मान होता है 96,500 कूलम। सेल द्वारा किया गया वैद्युत कार्य कितना होगा, आवेश गुणा गए EMF। EMF का मतलब है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल यानी कि जिसको यहाँ पे हम कह देते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कह देते हैं। तो यहाँ पे NF के साथ क्या हो जाएगा, का गुणा हो जाएगा, तो NFE हो जाएगा। और उसमें माइनस चिन्ह क्यों लगा देंगे हम, माइनस चिन्ह इसलिए लगा देंगे क्योंकि तंत्र द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक माना जाता है, इसलिए हम उसमें चिन्ह नेगेटिव लगा देंगे। तो -NFE जूल में ये हो जाएगा। अच्छा, आगे देखिए, इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं कि क्योंकि ये कार्य हमें मैक्सिमम मिल रहा है, मैक्सिमम कार्य ये मिल रहा है, तो इसको हम लिख देंगे W max = -NFE। और आप जानते हैं कि W max किसके बराबर होता है, डेल्टा जी के बराबर होता है, तो इसको हम डेल्टा जी = -NFE लिख सकते हैं। तो यही जो है संबंध किसके बीच आ गया, मुक्त ऊर्जा परिवर्तन तथा वैद्युत वाहक बल E के बीच को संबंध निकल के आया है। और अगर यह मानक अवस्थाओं में हो, मानक अवस्थाएं किसको कहेंगे, 298 केल्विन टेम्परेचर और एक वायुमंडलीय दाब या जो सांद्रताएं ली गई हैं सेल में वो 1 मोल प्रति लीटर के रूप में ली गई हैं, तो उन अवस्थाओं को मानक अवस्थाएं कहते हैं। तो वहाँ पर डेल्टा जी नॉट यानी कि मानक मुक्त ऊर्जा परिवर्तन बराबर हो जाएगा -NFE नॉट के बराबर। अब यहाँ पे E नॉट क्या है, ये है स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, मानक सेल विभव, इसको मानक सेल विभव भी कहते हैं। E0 स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो ये चीज़ आपकी समझ में आ गई होगी, यहाँ पे इन दोनों में संबंध स्थापित। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं ऊष्मागतिकी के तृतीय नियम में। हमारा लास्ट टॉपिक है ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम, यहाँ पे थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। 2 नियम हम पढ़ चुके हैं, हम तीसरे नियम पे आ गए। हम ये देखते हैं कि एंट्रोपी किसकी माप होती है, एंट्रोपी S किसकी माप होती है, यादृच्छिकता की माप होती है, रैंडमनेस की माप होती है। रैंडमनेस यानी कि यादृच्छिकता, अनियमितता, डिसऑर्डर भी आप कह सकते हैं, अनियमितता की माप होती है S। और जैसे जैसे कोई गैस है, माना गैस, कोई गैस है तो उसमें कण अव्यवस्थित रहते हैं, फिर लिक्विड है तो लिक्विड में और व्यवस्थित हो जाते हैं थोड़ा, और ठोस जब आता है, सॉलिड जब आता है तो उसमें बहुत ज़्यादा व्यवस्थित ये हो जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा व्यवस्थित ये माना जाता है
कि 0 केल्विन पर परम ताप पर 0 केल्विन यानी कि परम ताप पर कोई भी पदार्थ जो है वो प्योर क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है। अगर प्योर क्रिस्टलाइन फॉर्म में ये होगा तो उसकी एंट्रोपी का मान वहाँ पे शून्य होगा। उसका मतलब एंट्रोपी का मान सबसे न्यूनतम होगा, जिसको हम शून्य मानेंगे। तो यही ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम है और ये दिया है किसने? नर्स्ट ने। नर्स्ट ने 1906 में इस नियम का प्रतिपादन किया था। उन्होंने क्या कहा? परम ताप 0 केल्विन पर एक पूर्ण रूपेण क्रिस्टलीय पदार्थ की एंट्रोपी का मान शून्य होता है। अगर परम ताप पर यानी कि 0 केल्विन पर कोई भी क्रिस्टलीय पदार्थ पूर्ण रूप से क्रिस्टलीय है, ठोस रूप में है, तो उसकी एंट्रोपी का मान शून्य होता है। यही थर्मोडायनेमिक्स का ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम है। इसको यहाँ पर इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। सिंपल सी बात है कि ठोसों में कण जो होते हैं वो व्यवस्थित रहते हैं सबसे ज़्यादा, तो इसका मतलब एंट्रोपी कम होगी। और जैसे जैसे उसमें अनियमितता बढ़ती जाएगी और द्रव से गैस में बदलता जाएगा, अनियमितता की माप बढ़ती जाएगी। तो एस का मान, एंट्रोपी का मान शून्य से ऊपर की ओर बढ़ता चला। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं ऊष्मागतिकी के तृतीय नियम पे। यह हमारा अंतिम टॉपिक है ऊष्मागतिकी का। तो हम जानते हैं कि कोई भी पदार्थ जब ठोस रूप में होता है और उसके बाद लिक्विड रूप में परिवर्तित होता है या उसके बाद गैस रूप में परिवर्तित होता है, तो एंट्रोपी का मान, एंट्रोपी परिवर्तन से हम प्रदर्शित करते हैं, लेकिन एंट्रोपी का मान क्या होता जाता है? बढ़ता जाता है। क्योंकि एंट्रोपी क्या है? किसी भी पदार्थ की यादृच्छिकता की या अनियमितता की, डिसऑर्डर की माप होती है। तो जब भी कोई ठोस पदार्थ होगा, अगर वो परम ताप पर हो, परम ताप का मतलब 0 केल्विन पर हो और पूर्ण रूप से क्रिस्टलीय पदार्थ हो, तो उसके कण जो होंगे पूर्ण रूप से व्यवस्थित क्रम में होंगे। वहाँ पर एंट्रोपी का मान शून्य हो जाना चाहिए। तो वहाँ पर एंट्रोपी का मान शून्य होता है। और यही नर्स्ट ने 1906 में ऊष्मागतिकी के तृतीय नियम के हिसाब से इसको बताया कि परम ताप 0 केल्विन पर, परम ताप 0 केल्विन पर एक पूर्ण रूपेण क्रिस्टलीय पदार्थ की एंट्रोपी का मान शून्य होता है। और यही जो है ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम है। ये सिंपल सी बात है कि कोई भी ठोस पदार्थ की में क्या होगा? कण व्यवस्थित होंगे तो एंट्रोपी का मान कम होगा। लिक्विड में कण थोड़ा व्यवस्थित हो जाते हैं तो एंट्रोपी बढ़ जाती है, और गैस में बहुत ज़्यादा व्यवस्थित कण होते हैं तो एंट्रोपी का मान और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसी हिसाब से आप समझ सकते हैं कि अगर 0 केल्विन पर कोई पदार्थ पूर्ण रूप से ठोस क्रिस्टलीय रूप में है तो उसकी एंट्रोपी कम, न्यूनतम होगी, जिसको हम शून्य कहेंगे। और यही ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम है। और ऊष्मागतिकी के चैप्टर से ये हमारा अंतिम टॉपिक